चलिए ठीक है, ये अब आपके लिए फ्रेश ट्रेड। चलिए भाई, काम करते हैं। मार्केट उसी तरीके का है जिसमें आप थोड़ा ट्रेड्स आपको कमी मिल रही हैं, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। हमारे साथ अब ज्योतिवर्धन जयपुरिया साहब जुड़ रहे हैं। ज्योतिवर्धन जयपुरिया साहब ऑफकोर्स काफ़ी समय से मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, और अब इस समय उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली है, और मार्केट में काफ़ी पैनी नज़र रहती है उनकी, काफ़ी मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर काफ़ी अच्छा एक उनका एक नज़रिया रहता है। तो ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस समय आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक थोड़ी सी मैक्रो को लेकर वापस एक वरीज आ रही हैं। कल जो बुलाट साहब ने बोला, और एक थोड़ा सा मार्केट में एक रिस्क फैक्टर वापस आ रहा है कि जो रैली आई थी लास्ट इन्फ्लेशन के बाद, क्या वो कोई कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ रैली तो नहीं हो गई थी? क्या मार्केट ने बहुत जल्दी तो अज्यूम नहीं कर लिया था कि पूरा इन्फ्लेशन का जो कंसर्न है वो खत्म हो चुका है? आपका क्या व्यू है? हाँ नो जी, गुड मॉर्निंग। तो यदि अपने पिछले एक महीना में देखे तो एक तरह से रिस्क ट्रेड चालू हो गया था पूरे वर्ल्ड में। लास्ट एक साल में अच्छे मार्केट्स जो अच्छे परफॉर्म किए थे वो ब्राजील, इंडोनेशिया, इंडिया थे। और ये तीनों मार्केट एकदम अंडर परफॉर्म किए लास्ट एक महीने में। पॉजिटिव रहे सब मार्केट, पर रिलेटिव टू ग्लोबल मार्केट्स अंडर परफॉर्म किए, इमर्जिंग मार्केट को अंडर परफॉर्म किए, डेवलप मार्केट को अंडर परफॉर्म किए। तो इसका कारण वही था कि एक रिस्क ऑन ट्रेड चालू हो गया था कि अब शायद है ना, जो इन्फ्लेशन डेटा आया यूएस में, उसके बाद फेड एक तरह से है ना जल्दी से पॉज कर देगा। पर मेरा अनुमान है दो चीज है यहाँ पे। एक तो इन्फ्लेशन नंबर नीचे आएगा, और है ना अगले 3 महीना में इससे भी काफी नीचे आ जाएगा। पर जो फेड का अनुमान है वो है कि 2% इन्फ्लेशन टारगेट है। जब तक ये 2% नहीं आएगा या 2% के पास नहीं आएगा, इंटरेस्ट रेट हाइक चालू रहेगा। तो इसके लिए कल एक दो फेड स्पीकर्स ने बात किया था, उन लोग ने भी यही इशारा किया कि शायद है ना 75 बेसिस पॉइंट के बदले 50 बेसिस पॉइंट की हाइक चालू हो जाएगी, पर पॉज करने में काफी टाइम है। तो इसलिए मार्केट एक बार थोड़ा सा है ना, मेरे को लगता है रैली देने के बाद अब एक पॉज मोड में आ गया है कि भाई यहाँ से कंसोलिडेट करना चाहिए रैली को। और पिछले एक साल से भारत देखे तो एक तरह से कंसोलिडेट ही हो रहा है, मार्केट मॉडल इज फ्लैट है एक साल में। हाँ, ओके। अच्छा, जब यदि अभी इस वक्त करना क्या चाहिए? आई मीन, ट्रेडर्स को तो हम लोग रोज ही रोज अगर आप देखिए एड्रेस करते हैं, बट एज ए इन्वेस्टर इस ट्रेजेक्ट्री का, अच्छा ये ट्रेजेक्ट्री आपको कंफ्यूज इसलिए करती है क्योंकि आप अभी भी वर्ल्ड के बेस्ट परफॉर्मिंग इंडाइसिस में से शुमार हैं। लुक एट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई। अब ग्लोबल टर्बुलेंस है ही, अगर आप देखें हेडविंड्स हैं ही। ऐसे में एक इन्वेस्टर को कैसे अप्रोच करना चाहिए? उसको लग रहा है कि कहीं हम ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में और बहुत जल्दी ना चले जाएं, या फिर यहाँ से एक सब्सटेंशियल डिप ना आ जाए, सिंस वी आर आई मीन फेसिंग सम हेडविंड्स। कैसे अप्रोच करें इस नवंबर दिसंबर जनवरी? आपने अर्निंग सीजन को पूरा देख लिया, इस टाइम जोन को कैसे अप्रोच करना चाहिए एक इन्वेस्टर को? कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी और कहाँ कहाँ पे आपको रिस्क नजर आ रहा है? तो एक तरह से पूरा ब्रॉड मार्केट देखे तो कंसोलिडेशन मार्केट ही रहेगा, कोई ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं हम्म। आना चाहिए। पॉजिटिव साइड पे फेड के थोड़े ना इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम हो जाएंगे। नेगेटिव साइड पे इकोनॉमी यूएस में, यूरोप में और एक तरह से इंडिया में भी थोड़ा है ना धीमी गति में हो जाएगी, ग्रोथ रेट कम आ जाएंगे। तो दोनों साइड एक पॉजिटिव नेगेटिव है। मार्केट एकदम सस्ता नहीं है, मार्केट एक तरह से थोड़ा महंगा ही है लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के हिसाब से। तो एक तरह से रेंज बाउंड मार्केट है, अगला 6 महीना भी कंसोलिडेशन का ही अनुमान है। अब ये विद इन दिस कंसोलिडेशन मार्केट क्या अच्छा करेगा क्या खराब करेगा, हम लोग के हिसाब से यही मैं जिक्र करे आ रहा हूँ कि डोमेस्टिक इंडिया पे ही ध्यान देना चाहिए। जो ग्लोबल स्टॉक्स है, जो भी ग्लोबल रिलेटेड प्लेस है, वहां रिस्क ज्यादा है क्योंकि वहां स्लो डाउन का रिस्क ज्यादा है, वहां पे ना अर्निंग्स का खतरा ज्यादा है। जो डोमेस्टिक स्टॉक्स है उस पर फिर भी अभी भी है ना ग्रोथ अच्छा आना चाहिए, और इसीलिए ना हम लोग की नजर उधर ही है। ठीक है। बैंकिंग में ज्योति जी, एक क्लियर ट्रेंड रहा है पिछले 3 साल में। एचडीएफसी बैंक और कोटक ने ज़बरदस्त अंडर परफॉर्मेंस दिखाई, और आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई। अब एक हल्का सा हम एक पैसा देख रहे हैं, पैसा वापस वो जो अर्स्टवाइल लीडर्स थे एचडीएफसी बैंक और कोटक, उनकी तरफ जा रहा है। इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? अब हम लोग का अभी भी है ना एक तरह से कॉर्पोरेट बैंक्स पे ही ज्यादा ओवरवेट है। जो रिटेल बैंक्स थे जो काफी महंगे हैं वो अवॉइड कर रहे हैं। और अगले एक साल में भी काफी है ना एनपीएल जो बारिश था, एनपीएल ईज होते जाएंगे।
तो कई एनपीएल कम होने के कारण ग्रोथ ज्यादा आएगा कॉर्पोरेट बैंक में, जहां बड़े बड़े एनपीएल प्रोविजनिंग हुए पिछले 2-3 साल में, वो एनपीएल प्रोविजनिंग नहीं होंगे और वहां बड़ा ग्रोथ आएगा। जो ये रिटेल बैंक है, हाई क्वालिटी रिटेल बैंक है, वो अच्छा करते थे और अच्छा करते रहेंगे, पर वहाँ एक तरह से जो डेल्टा चेंज बोलते हैं ना, जो पहले के अंतर में काफी चेंज है, वो चेंज नहीं आएगा। तो वो एक तरह से अपने ट्रेजेक्टरी पे कंटिन्यू करेंगे। पर ये जो कॉर्पोरेट बैंक है उसमें बड़ा अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि जो एनपीएल प्रोविजनिंग है वो अभी नहीं रहेगा। तो अभी भी हम लोग है ना ज्यादा ओवरवेट ये कॉर्पोरेट बैंक्स पे ही है, और काफी है ना छोटे बैंक्स भी हैं कॉर्पोरेट बैंक्स में जो अच्छा करेंगे अगले 1-2 साल में। अच्छा सर, ये न्यू एज स्टॉक्स में आप क्या कर रहे हैं? देखिए, चाहे बहुत अच्छी लिस्टिंग थी, जैसे फॉर इंस्टेंस नाइका, जिसने लिस्टिंग में पैसा बना के दिया, पोस्ट लिस्टिंग में पैसा बना के दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिन्होंने उन गेंस को ले लिया या फिर जिन्होंने शुरुआत में ही लॉस को बुक कर लिया, फॉर इंस्टेंस पेटीएम, वो तो खुश नसीब रहे, बट जिन्होंने होल्डिंग बरकरार रखी वो बहुत, अगर आप देखें इस बाजार में इस वक्त हतोत्साहित हैं, डिमोरलाइज्ड हैं। एग्जैक्टली ऐसी कंपनियों पे इस वक्त क्या करें जब लॉक-इन्स खुल रहे हैं, सेलिंग आ रही है? कैसे अप्रोच करना चाहिए इस स्पेस को? तो वीरेंद्र जी, हम लोग ने तो ये कोई भी न्यू एज लिया भी नहीं था, आईपीओ में भी नहीं लिया था उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग का जो है ना एनालिसिस है उसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी महत्व रखता है। तो इसमें ना रिस्क काफी नीचे का हो सकता था, क्योंकि ना वैल्यूएशन बहुत महंगे थे, कंपनीज कहीं पे प्रॉफिट नहीं कर रही है। दूसरा हम लोग का अनुमान था, और एक तरह से ये देखने को मिल रहा है कि फेड जब इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, तो ये जो है ना लॉस मेकिंग कंपनीज है, जहाँ पे ना हरदम फंडिंग की दरकार रहती है, वो फंडिंग मिल जाता है तो कंटिन्यू करती है, उसमें है ना थोड़ा रिस्क ज्यादा है, क्योंकि कहीं हो सकता है फंडिंग नहीं मिले, तो एक तरह से खतरा बन जाता है कि भाई ये कंपनी आगे चल सकेगी कि नहीं। तो हम लोग इसको पूरे ये न्यू एज में एक तरह से इन जनरल बोलेंगे तो है ना, कोई गिने चुने चक हो सकता है ले लिए, पर अदरवाइज जनरली अवॉइड किए हैं और अभी भी अवॉइड कर रहे हैं उसको। ओके, ठीक है, अवॉइड करें। एक स्टॉक लेकर आइए जरा, नज़ारा टेक का। काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा खासा मूव इस स्टॉक में आ रहा है। अपने हाई से ये स्टॉक करीब करीब 65% तक गिरा था, और अब लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग इस समय स्टॉक में आती हुई करीब करीब 7.5% की। न्यू एज की बात हो रही थी, तो यहाँ पर एक क्लियरली एक मूव इस समय आ रहा है स्टॉक में। एक बजरा इसका थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट लेकर आते हैं और फिर समझाने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त मूव आया था इसमें, आईपीओ प्राइस से ऑलमोस्ट डबल हुआ था, और उसके बाद इसमें एक वन वे डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था, और अब ये देखिए, ये वो डिक्लाइन है जो आपको क्लियरली एक दिखा रहा है कि किस तरीके का यहाँ पर एक डिक्लाइन इस स्टॉक में आया था। ज्योति जी, एक बात बताइए, ये जो अब आईटी स्टॉक्स हैं, मैं एक स्टडी कर रहा था कि इस समय आईटी स्टॉक्स कहाँ खड़े हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। तो अपने जो रीसेंट वैल्यूएशंस है उससे तो थोड़े से करेक्ट हुए हैं, 3 साल के एवरेज पे तो आ गए हैं अब ये, लेकिन 5 साल के एवरेज में अभी भी थोड़ा प्रीमियम है, और 7 और 10 साल के एवरेज में अभी भी काफ़ी प्रीमियम है। तो अब कहाँ पर वैल्यूएशन रीसेट होंगे आपके हिसाब से? तो अनुज जी, इसमें दो चीज है, एक तो वैल्यूएशन और दूसरा इनका जो ग्रोथ आउटलुक है। तो एक तरह से अभी सबसे ज्यादा दिक्कत आ रहा है कि ग्रोथ आउटलुक पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यूएस में काफी पेन चालू हो रहा है और काफी पेन आना बाकी है। तो उधर विजिबिलिटी ऑफ अगले साल का जो ग्रोथ है ना, वो काफी क्वेश्चन मार्क है। तो एक तो है कि भाई ग्रोथ विजिबिलिटी नहीं है तो अपने इसको क्यों लेवे। उस ग्रोथ विजिबिलिटी यदि कम हो जाती है, तो यदि अपने ना वैल्यूएशन बहुत सस्ता हो जाता है तो ले लेते हैं। तो अभी ये वैल्यूएशन हाई से सस्ता हुआ, पर ऐसे कोई एकदम कंपेलिंग नहीं हो गया कि ठीक है ग्रोथ विजिबिलिटी नहीं है पर लॉन्गर टर्म ये कंपनी तो अच्छा ही करेगा, तो इस बार अभी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगले 6-8 महीने में भी, जब तक यूएस का थोड़ा रिसेशनरी ट्रेंड नहीं देखने मिलता है और यहाँ पे ना थोड़े ग्रोथ की दिक्कत नहीं आती है, एक बार अवॉइड करना चाहिए आईटी स्टॉक्स को। टी स्टॉक्स पर आप देखें, ज्योति जी का व्यू था। अच्छा, एक एक करके एक दो स्पेस और ज्योति जी जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ। अभी आई मीन ग्लोबल हेल्थ की लिस्टिंग के साथ, आई मीन हमने देखा पोस्ट कोविड, आई मीन अपोलो हॉस्पिटल्स में सबने पैसा बनाया, बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करी। उस दौरान आई मीन CY20 में, सेकेंड हाफ में, CY21 में डायग्नोस्टिक स्टॉक्स ने पैसा बना के दिया। बट अब आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, वहाँ पे प्राइस चैलेंजेस हैं, प्राइस बहुत छिड़ चुकी है।
बट ग्लोबल हेल्थ एक और नाम, और आई थिंक सबसे शायद भारत में प्रतिष्ठित नाम अगर आप देखें मेडिकल व्यवस्था का है तो यही है। आप इस स्पेस को कैसे सर अप्रोच कर रहे हैं? नाउ वी हैव 3 or 5 कैंडिडेट्स इन दिस स्पेस। तो ये सेक्टर में अपने देखे, और ये कई बार होता है मार्केट में, जब एक तरह से एक सिक्लिकल रैली, सिक्लिकल रीजन के कारण अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ जाती है। जैसे कोविड था तो कोविड के कारण इनकी अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ गई थी, काफी डिमांड इंप्रूव हो गए थे। तो उस टाइम मार्केट उसको कई बार है ना वैल्यूएशन जो दे देता है कि ये जो 1 साल का ग्रोथ है, ये ना अगले 5 साल में भी ऐसा ही ग्रोथ कंटिन्यू करेगा। तो हम लोग इसको जनरली अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि हम लोग का अनुमान था कि वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया है। स्पेस एक तरह से अच्छा है कि इसका डिमांड बढ़ते रहेगा, पर वैल्यूएशन महंगा हो गया था, और ये यहाँ पे डिस्ट्रप्शन का उम्मीद काफी था कि डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। तो अभी भी हम लोग ने इस स्पेस पे ज्यादा है ना खरीदारी की नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े और नीचे सेटल डाउन हुए तो ही ये रिस्क रिवॉर्ड में अट्रैक्टिव होता है। हॉस्पिटल स्टॉक्स पर आप देखें आपका व्यू है। अच्छा सर, पॉसिबली अगर आप देखें आपसे 2 प्रश्न और करने हैं, और उसमें से एक स्पेस और अब मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा आप पे, जिसमें शायद CY22 में किसी ने पैसा नहीं बनाया, और CY21 का आखिरी आते आते ये सेक्टर कोलैप्स कर गया था, एंड दैट वाज फार्मा। और फार्मा में कुछ कुछ अगर आप देखिए डाइवर्जन है यहाँ पे, जिन कंपनियों ने बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स दी लाइक सिप्ला, सन फार्मा, स्टिल अगर आप देखो अपने हाई प्राइस कमांड कर रही हैं, बट रेस्ट ऑफ द स्पेस अभी भी कोलैप्स कर रहा है। जब मैं हॉस्पिटल स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा था, उसके बाद मेरे मन में यही था पूछूं आपसे, फार्मा में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इस वक्त? तो फार्मा में देखिए काफी डाइवर्स स्पेस है, एक तरह से देखे तो। एक इसमें है यूएस जेनरिक को जो सप्लाई करता है, वहां पे अभी भी हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, पर वहां पे ना अच्छा न्यूज ये है कि अब है ना यूएस जेनरिक्स का जो दाम गिर रहा था लास्ट पिछले 5 साल से, जेनरिक का प्राइसेस गिर रहा था, अब वो प्राइस गिरावट रुक गई है, एक तरह से बहुत धीमी हो गई है प्राइस गिरावट। तो अगला 6-8 महीना में हो सकता है वहां पे ना थोड़ा सिचुएशन इंप्रूव हो जाए। दूसरा स्पेस जो है वो है डोमेस्टिक फार्मा। तो डोमेस्टिक फार्मा में हम लोग काफी है ना पॉजिटिव है, क्योंकि डोमेस्टिक फार्मा में कई कंपनीज एक तरह से मैं उनको देखता हूँ कि कोई सेमी एफएमसीजी टाइप की कंपनीज है, जहाँ पे बहुत अच्छी है ना डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, और है ना 5-6 ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, तो उन लोग अच्छा करते जाते हैं। तो उधर हम लोग का फोकस काफी है, उधर हम लोग के है ना फार्मा एक्सपोजर में 2-3 स्टॉक्स है। और तीसरा स्पेस जो है वो क्राइम स्पेस है। तो क्राइम्स भी मेरे हम लोग को अच्छा लगता है। 2-3 कंपनी है जहाँ पे हम लोग क्राइम्स में ले रखे हैं। इसमें फ्लक्चुएशन बहुत होता है, क्वार्टरली वेरिएशन बहुत ज्यादा रहता है अर्निंग्स में, क्योंकि है ना अल्टीमेटली इनका जो मेन एक तरह से इनोवेटर है, उनको सप्लाई करते हैं। वो इनोवेटर यदि एक क्वार्टर नहीं लिया कुछ है ना गुड्स इनसे, तो इनका अर्निंग्स कम हो जाता है। पर मेरे ख्याल से क्राइम स्पेस और डोमेस्टिक फार्मा पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये जो यूएस जेनरिक्स है जो है ना, जिसमें 3-4 अपने सबसे बड़े मार्केट कैप कंपनीज है, उस पे अभी भी हम लोग थोड़ा है ना कॉशियस है। ओके, आपका ये फार्मा रिव्यू था सर। अब आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पर, हमने इस चर्चा की शुरुआत में बैंक से बात कर ली, और बैंक्स ने अगर आप देखें सबने पैसा बना के दिया है। कोटेक ने शायद अब पार्टिसिपेट करना शुरू किया, पीएसयू बैंक्स ने अच्छा पैसा बना के दिया, बट पीएसयू बैंक्स और बैंक्स जब काफ़ी पैसा बना के दे रहे थे, इस बार हमने एनबीएफसीज में वो स्विंग नहीं देखा। लुक एट बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, सबके सब अगर आप देखें फ्लैट रही, स्लाइटली विद नेगेटिव बायस। आई थिंक इस स्विंग में टूवर्ड्स 18,500 फ्रॉम 17,000 कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। क्या इश्यूज हैं सर? ये जो बिजनेस जा रहा है एनबीएफसीज का बैंक्स की तरफ, एज ए इन्वेस्टर क्या अप्रोच रखनी चाहिए, और कैसे देखते हैं आप एनबीएफसी स्पेस को इस वक्त? तो एनबीएफसीज में आप जैसे गोल्ड फाइनेंस का जिक्र किए थे, गोल्ड फाइनेंस एक्चुअली 2-3 साल पहले अच्छा रिटर्न दिया था, उसके बाद इसमें रिटर्न काफी कम हो गया। इसके दो कारण है। एक तो बैंक्स है जो उन लोग भी आजकल काफी अग्रेसिवली गोल्ड फाइनेंसिंग में आ गए हैं, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, कंपेटिटिव प्रेशर बढ़ गया है। तो ये एक कारण है कि इसके लिए ना कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है। दूसरा, गोल्ड प्राइसेस है ना बढ़ नहीं रहे। तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए जैसे जैसे गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं उनके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि कलेक्ट्रल उनका बढ़ जाता है, तो लोन ज्यादा दे सकते हैं। गोल्ड प्राइसेस जब बढ़ते नहीं है तो जनरली ये कंपनीज अच्छा नहीं करती है। तो इसीलिए ये दो कारण के कारण है ना ये कंपनीज अच्छा नहीं कर रही है, और जनरली एक तरह से कोई को आजकल नहीं ले रहे।
दूसरे साइड पे देखें तो बैंक्स काफी तेजी से ना, वहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ भी आ रहा है, वहाँ एनपीएल प्रोविजनिंग भी कम हो रहा है, तो बैंक्स में अर्निंग्स ग्रोथ बहुत आ रहा है, इसीलिए सबका ध्यान आजकल बैंक्स की तरफ है रादर देन एनबीएफसीज की तरफ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे अपना आउटलुक शेयर किया मीडियम और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। बहुत बहुत शुक्रिया सर एंड हैव अ नाइस वीकेंड। एक अच्छे सप्ताह अंत के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स 18 to